स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएच स्टडी पॉइंट पर और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में कि यात्रियों के नज़रिए यानी कि जब कोई यात्री एक स्थान से दूसरे देश में जाता था तो उस दौरान उस यात्री का नज़रिया किस प्रकार का होता था इस देश के प्रति। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत आने वाले जो विदेशी यात्री थे उनका नज़रिया किस प्रकार का था भारत को लेकर। और मैंने आपको बता रखा हैगा कि इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला अल बैरूनी, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा फ्रांसवा बर्नियर। तो अल बैरूनी और इब्न बतूता के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में बता दिया है। ये पार्ट 3 की वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे आपके एग्जाम में जो है हर एक से 5 नंबर का या फिर 8 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग हैगा। इसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत आने वाले प्रमुख यात्रियों के बारे में। तो मैंने आपको बता रखा हैगा पिछली वीडियोस में कि 11वीं शताब्दी से लेकर जो 17वीं शताब्दी तक का जो काल था, इस काल के दौरान भारत में विदेशी यात्री आए। और सबसे पहले जो विदेशी यात्री आए जिनका नाम था अल बैरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। इनका जन्म हुआ था 1973 में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म नामक स्थान पर। और ये जो अल बैरूनी थे, ये कैसे आए थे भारत? तो ये अल बैरूनी भारत कैसे आए थे, तो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के वीडियो में कि गजनवी ने जब ख्वारिज़्म पर आक्रमण कर दिया था तो उसके साथ जो अल बैरूनी थे वो भी इनके साथ आए थे। और तो जब गजनी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ अल बैरूनी भी भारत आ गया और भारत की संस्कृति को, भारत के रीति रिवाजों को, भारत के विज्ञान, नाप तोल के तरीके, इन कानून व्यवस्था को समझा। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद, जिसके अंतर्गत इन्होंने भारत में जो भी देखा उसका इन्होंने वर्णन किया है। फिर जो दूसरे यात्री थे जिनका नाम था इब्न बतूता, जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट 2 की वीडियो में बताया था, ये 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। और ये काफ़ी ज़्यादा इनका यात्रा करने का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक था। ठीक है, तो ये यात्रा करते हुए भारत आए थे। इनके बारे में मैंने आपको पार्ट 2 की वीडियो में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म हुआ था 17वीं शताब्दी में, 1620 में इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। इनके नाम से ये पता चल रहेगा फ्रांसवा। अब फ्रांसवा के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये फ्रांस के निवासी थे। तो इन्हीं के बारे में हमें इस वीडियो में जानना हैगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये जब फ्रांसवा बर्नियर थे ये फ्रांस के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था फ्रांस में, 1620 में इनका जन्म हुआ था। अब आप यहाँ पर ये डॉट डॉट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये दर्शाती है कि इनकी यात्रा वृतांत किस प्रकार का था। तो ये फ्रांस से भारत किस प्रकार आए थे, इनका पूरा यात्रा यहाँ पर दिखाया गया है डॉट डॉट वाली लाइन से। तो आपको देख लेना चाहिए कि फ्रांस एक्चुअल में है कहाँ पर। तो आपको ये यूरोपीय भाग दिख रहा होगा। तो यहाँ पर यूरोपीय कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, बिल्कुल इधर है, इसका नाम है फ्रांस। और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस के ही निवासी थे। और भारत आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा एशिया कंट्री में। ठीक है, तो ये जो फ्रांसवा बर्नियर थे ये फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, मैंने आपको बता दिया हैगा। और इनके यात्रा वृतांत को हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता ही दिया हैगा कि फ्रांसवा बर्नियर का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, यानी कि वो फ्रांस के निवासी थे। जो फ्रांसवा बर्नियर थे वो एक चिकित्सक, राजनीतिक और दार्शनिक और इतिहासकार भी थे। 17वीं शताब्दी में वो भारत आए थे, मैंने आपको बता दिया 1656 में। और 1656 से 1668 में क्या हुआ, ये 12 सालों तक जो है ये भारत में रहे। और इन्होंने भारत में जो मुगल साम्राज्य था उस समय, ये अवसरों की तलाश में आए थे। ये चाहते थे कि इन्हें कोई एक ऊंचा सा पद मिल जाए, इसके लिए ये भारत आए थे। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया इनका भारत आने का रीज़न क्या था। ये एक ऊंचे पद पर आसीन आना चाहते थे। जो सम्राट शाहजहाँ थे उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था दारा शिकोगा, तो वो बीमार पड़ गए थे। कहानी ये है कि जब उनके पुत्र बीमार पड़ गए थे तो उनका इलाज करने के लिए जो फ्रांसवा बर्नियर थे वो आए थे फ्रांस से। और उन्होंने जब इनका इलाज कर दिया तो जो शाहजहाँ थे उन्होंने फ्रांसवा बर्नियर को एक अच्छा सा पद दे दिया था मुगल दरबार में। उन्हें जो है मुगल दरबार में एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में मुगल दरबार में रखा गया। तो इन्हें एक ऊंचा पद दे दिया गया। जब फ्रांसवा बर्नियर भारत में कई यात्राएं की भारत में, और उन्होंने अपना एक विवरण लिखा। और जो उन्होंने पुस्तक लिखी उसको लुई सोलवा को उन्होंने समर्पित कर दिया। और जो लुई सोलवा था उसने
इसे फ्रांस में 1670 से 71 के बीच में प्रकाशित किया। अगले ही 5 साल के भीतर अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी भाषा में भी इसका अनुवाद किया जाने लगा। और 1660 से 1725 के बीच में क्या हुआ, उनका जो ये वृत्तांत था ये फ्रांसीसी भाषा में 8 बार जो है इसे प्रकाशित किया गया, पुनर्मुद्रित किया गया। और 1664 में क्या हुआ, इसे 3 बार अंग्रेजी भाषा में भी किया गया। तो ये था फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि इन्होंने भारत के जब कई हिस्सों में दौरा किया, यात्राएं की, तो इनके दौरान इन्होंने क्या क्या भारत के बारे में समझा और इन्होंने उसका वितरण किस प्रकार दिया। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर। तो ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर इनकी एक पुस्तक है जिनमें इन्होंने भारत में जो भी देखा उसका वर्णन इसमें किया है। तो फ्रांसवा बर्नियर की एक पुस्तक है जिसका नाम है ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर, इन्होंने नामक एक पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से लिखा हैगा। आलोचनात्मक दृष्टि से का मतलब यह हैगा, इन्होंने भारत की संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा मतलब भारत को नीचा दिखाया है और अपने फ्रांस को यानी यूरोपीय देशों को ऊंचा बताया है। इन्होंने आलोचना की है भारत की कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्होंने बताया अपने वृत्तांत में कि मुगलों के इतिहास में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में ढालने का इन्होंने प्रयास किया था। और फ्रांसवा ने कहा कि फ्रांसवा ने मुगल साम्राज्य के जिस रूप को देखा उन्होंने उसकी निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। कौन कौन सी विशेषताएं? तो इन्होंने बताया कि जो मुगलों के जो राजा थे वो भिखारियों और कुर लोगों का राजा हैगा, यानी कि यहाँ पर साफ जो बर्नियर है वो कहना चाहते हैं कि जो मुगल शासन है वो एक निरंकुश शासन है। और तो इन्होंने बताया कि इसके कारण जो मुगलों का जो शहर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका हैगा और यहाँ का जो हवा है वो पूरी तरह से दूषित हो चुका है। और इन सब का जो एकमात्र कारण है वो हैगा भूमि पर राजा का स्वामित्व। आप जानते हैं मुगल एम्पायर के टाइम पे क्या था, जो भूमि का जो अधिकांश हिस्सा होता था पूरी भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था और राजा अपनी मर्जी से उसे सामंतों को देता था और उसके बदले में उनसे कर वसूलता था। तो ऐसे में जो भूमि पर जो स्वामित्व होता था वो राजा का होता था, जिसको जो बर्नियर है वो अच्छा नहीं मानते थे। उनका मानना था ये था कि जो किसान हैगा उस पर भूमि का मतलब भूमि पर किसान का अधिकार होना चाहिए जो कि उस पे खेती कर रहा है, ना कि किसी राजा का। ठीक है, तो इन्होंने इसी का आलोचना की हैगी कि भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल बेकार थी। यहाँ पर क्रूर लोगों का शासन हुआ करता था। बर्नियर ने भारत की स्थिति को और विकास की तुलना यूरोप से की है और ये बताया कि जो भारत की जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय हैगी और अपने देश यूरोप को, फ्रांस को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अब जो इनकी पुस्तक है जिनका नाम है ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर, तो इस पुस्तक में इन्होंने निम्नलिखित बातों का वर्णन किया है। पहला, इन्होंने बताया कि जो भारत में जो भूस्वामित्व हैगा वो किस प्रकार है उसका वर्णन किया हैगा। दूसरा, इन्होंने भारत के समाज और कृषि का वर्णन किया है। तीसरा, इन्होंने शिल्पकारों का वर्णन किया है। और चौथा, इन्होंने शहरों और नगरों का वर्णन किया हैगा कि जब ये भारतीय शहरों में आए तो इन्होंने भारतीय शहरों को देखा, नगरों को देखा और किस प्रकार का अपना ब्यौरा रखा, इसके बारे में उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया है। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा का काफ़ी ज़्यादा आलोचना की है कि ये सती प्रथा कितनी बेकार प्रथा थी जो कि भारत में कई सदियों से विद्यमान थी। और इन्होंने बताया भारत में जो दास प्रथा है उसके बारे में भी इन्होंने आलोचना की है। इसके अलावा इन्होंने भारतीय व्यापारिक समुदायों का भी वर्णन किया है। तो आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में यही पूछे जाते हैं कि जो फ्रांसवा बर्नियर थे उन्होंने भारत के भूस्वामित्व का वर्णन किस प्रकार किया है, आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता हैगा, तो ये इंपॉर्टेंट हैगा। कृषि और समाज का किस प्रकार वर्णन किया है, ये इंपॉर्टेंट हैगा। और तो और शिल्पकारों का, ठीक है। और जो सती प्रथा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा गया हैगा कि सती प्रथा का फ्रांसवा बर्नियर ने किस प्रकार विरोध किया या फिर आलोचना की या फिर किस प्रकार उसका वर्णन किया। तो ये जो 4 हैंगे ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको इसे याद रखना है। अब देखिए इसको समझते हैं एक एक करके सभी को। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि फ्रांसवा बर्नियर ने जो भारतीय स्वामित्व को देखा, भूमि को देखा, भूमि पर जो नियंत्रण है उसको समझा। तो इन्होंने बताया कि जो भारत है और जो यूरोप है उनके बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि जो यूरोप है उसमें निजी स्वामित्व होता है, यानी कि सभी की जो भूमि होती है वो अपनी प्राइवेट होती है। लेकिन भारत में जो निजी स्वामित्व का अभाव है, यहाँ पर जो भूमि है उस पर राजा का स्वामित्व है। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। बर्नियर ने बताया कि जो भूमि पर जो निजी स्वामित्व है
वो होना चाहिए, इन्होंने इसको अच्छा माना, ठीक है, लेकिन भारत में ये नहीं था, तो इसलिए इन्होंने भारत की आलोचना की। इनके अनुसार भूमि पर जो है राज्य का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। राज्य का मतलब यहाँ पर राजा, ठीक है, यानी कि जो सत्ता में है, जो सत्ता चला रहा है, जो प्रशासन चला रहा है, तो सत्ता राज्य के स्वामित्व में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उस देश की जो अर्थव्यवस्था है और उस देश का जो समाज है, ये दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। और इन्होंने बताया कि इनके अनुसार कि जो मुगल साम्राज्य था, उसमें जो सारी भूमि थी, उस पर मुगल सम्राटों का अधिकार हुआ करता था, और जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने भूमि को अपने ही अमीर लोगों में बाँट दिया था, और जो कि अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक था, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था थी और जो समाज था, वो बिल्कुल विनाशकारी प्रभाव से पीड़ित हो गया था। इन्होंने बताया कि जो भूमि पर जो राज्य का स्वामित्व होने के कारण यहाँ पर जो भूमि भूधारक है, भूधारक मतलब जिन्होंने भूमि धारण कर रखी है, जिन्होंने जो भूमि पर खेती करते हैं, यानी किसान। तो किसान जो है, अब किसान की तो वो भूमि है नहीं, जिसके कारण वो अपने बच्चों को वो भूमि नहीं दे सकते थे, क्योंकि जो भूमि होती थी, उस पर राजा का नियंत्रण होता था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि इसीलिए अब जो भूमि है, वो तो किसान की है नहीं, तो ऐसे में जो किसान होगा, वो क्यों उसको सुधारने के लिए, क्यों उसमें निवेश करने के लिए और उसकी बढ़ोतरी को बढ़ाने के लिए प्रयास करता ही नहीं था किसान, क्योंकि वो उसकी भूमि थी ही नहीं, और ना ही वो अपने बेटे को वो भूमि दे सकता था। तो इसीलिए जो किसान होते थे, वो ना ही भूमि का सुधार करते थे, ना ही उसमें निवेश करते थे, और ना ही उसकी उपज को बढ़ाने का प्रयास किया करते थे। आपको मैंने रीज़न बता दिया क्यों, ठीक है? तो इस प्रकार भूमि स्वामित्व का अभाव के कारण जो भूधारक थे, जिन्होंने भूमि धारण कर रखी थी, यानी किसानों के जो स्तर था वो ऊँचा नहीं हो पाया, और जिसके कारण जो भूमि का जो कृषि का जो विनाश होने लगा, किसानों को उत्पीड़न होने लगी, ठीक है? यानी काफ़ी ज़्यादा उन्हें कष्ट दिया जाता था, क्योंकि उनसे लगान वसूला जाता था। समाज के सभी वर्गों के जीवन में लगातार पतन की स्थिति उत्पन्न होने लगी, ठीक है? क्योंकि जब किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था का जो आधार था उस समय, वो कृषि ही था, और कृषि में लोग उतना इंटरेस्ट नहीं थे, लोग कृषि करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको उससे कोई लाभ नहीं मिलता था, वो अपने ही परिवार का पेट नहीं पाल पाते थे, क्योंकि भूमि भी राजा के नियंत्रण में होती थी, और वो अब ना ही अपने पुत्र को भी वो दे सकते थे। तो ये स्थिति वहाँ पर बन गई थी, जिसके कारण वहाँ पर जो सामाजिक वर्ग था, वो पूरी तरह से प्रभावित था और पतन की स्थिति में था। और केवल राजा, यानी जो शासक वर्ग है, उसी को लाभ मिलता था। इसलिए बर्नियर ने बताया हैगा अपनी पुस्तक में कि जो मुगलों का जो राजा हैगा, वो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा हैगा। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो मुगल शासन है वो निरंकुश हैगा, वो बस अपनी मनमर्जी करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो मुगलों के जो शहर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जिसके कारण, और जो हवा है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। और इन सब का एकमात्र कारण क्या है कि भूमि पर राजा का नियंत्रण है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बर्नियर ने भू स्वामित्व को लेकर किस प्रकार अपना वर्णन दिया। अब जो नेक्स्ट है वो है कि फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा जो जो भारतीय समाज है और कृषि है, उसका किस प्रकार इन्होंने वर्णन किया। तो जब फ्रांसवा बर्नियर भारत के विभिन्न भागों में घूमे, उन्होंने यात्राएं की, तो उन्हें पता चला कि भारत में दो समूह हैं। कौन कौन से? तो एक अमीर है और एक गरीब है। लेकिन इसमें भारत में उन्होंने लिखा कि भारत में कोई मध्यम वर्ग नहीं था। पश्चिमी भारत में ऐसे समुदाय जो संगठित, यानी एक साथ रहते थे, उन्हें महाजन कहा जाता था, जिनका जो मुखिया होता था वो सेठ कहलाता था। और भारत में जो खेती अच्छी नहीं की जाती थी, मैंने आपको बता रखा हैगा, क्योंकि लोग खेती करना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उनसे उसे कुछ भी लाभ नहीं मिलता था। और तो जिसके कारण वो भूमि सुधार में भी कोई भी प्रयास नहीं करते थे भूमि को सुधार करने के लिए। इसके कारण जो भूमि थी वो बंजर बनते जा रही थी, रेतीली और कम उपजाऊ बनते जा रही थी, और यहाँ की जो हवा थी वो भी प्रदूषित हो गई थी। और बर्नियर ने ये चेतावनी दी थी कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों की तरह ऐसा किया, तो यूरोप है वो भी इसी की तरह तबाह हो जाएगा। इन्होंने इस प्रकार की चेतावनी दी। किसे? यूरोपीय लोगों को। बर्नियर ने भारत के अधिकांश समस्याओं का जो मेन जड़ है, वो भूस्वामित्व को बताया कि जो भूमि पर जो नियंत्रण है वो राजा का है, यही इसका मेन कारण है। और जो फ्रांसीसी दार्शनिक है, जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने अपने विवरण में लिखा कि जो निरंकुशवाद की जो धारणा है को विकसित करने में किया है। इसी आधार पर जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, आपके जानते होंगे, कार्ल मार्क्स ने एशियाई उत्पादन पद्धति का सिद्धांत दिया। तो ये था समाज और कृषि का वर्णन।
कि यहाँ पर जो कृषि होती थी, ये लोग जो किसान होते थे वो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन पर अधिकार ही नहीं था उनका भूमि पर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कि फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा भारतीय शिल्पकार, आप जानते हैं शिल्पकार जो कि चीज़ों का निर्माण करता है, जैसे खिलौने हो गए, बर्तन हो गए, ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, बंदूक हो गया, ये सारी चीज़ों का जो निर्माण करते हैं, जो निर्माण कार्य में लगे होते हैं लोग, उन्हें शिल्पकार कहा जाता है। तो ऐसे में जब उन्होंने फ्रांसवा बर्नियर ने जब शिल्पकारों को देखा, भारतीय शिल्पकारों को देखा, तो वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जो भारतीय शिल्पकार है वो बिल्कुल यूरोपीय वस्तुओं की नकल करके उनसे भी बेहतर किस्म की जो वस्तु है वो बना देते हैंगे, बेहतरीन किस्म की वो बंदूकें और सुंदर-सुंदर सोने के आभूषण बनाते हैंगे। और ये उत्पाद इतने ज़्यादा सुंदर होते थे कि बर्नियर देखकर उन्हें हैरान रह जाता था कि ऐसा भी, मतलब बर्नियर का कहना ये था कि क्या जो यूरोपीय कारीगर है वो भी इतनी सुंदर कलाकृति कर सकते हैंगे? वो आश्चर्यचकित रह जाते थे। और उन्होंने बताया कि जो शिल्पकार होते थे, उनके जो मुख्य कार्य थे वो निम्नलिखित थे। ठीक है, पहला आएगा काशीदाकारी, चित्रकारी, रंग रोगन करना, बढ़ई, कपड़ा सीलना, जूते बनाना, रेशम हो जाएगा, दरी लिखा है ये, ठीक है, जरी लिख दिया है, बस दरी लिखा है। दरी और मलमल का काम करना, सोने के बर्तन बनाना, तो ये सभी शिल्पकारों के कार्य हुआ करते थे। और ये सभी गतिविधियाँ राजकीय कारखानों में चलती थी, यानी ये भी जो है राज्य के नियंत्रण में ही होता था। जो बर्नियर था उसने बताया कि इन कारखानों में शिल्पकारों की कार्यशाला होती थी, कार्यशाला ये कहलाती थी जहाँ पर वो कार्य किया करते थे। और ये शिल्पकार थे, ये प्रतिदिन सुबह जब वो कारखाने में आते थे और काम करने के बाद शाम को अपने-अपने घर लौट जाया करते थे। इन्होंने इस प्रकार इसका वर्णन किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो आएगा कि फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा जो भारतीय जो नगर हैं और शहर हैं उनका किस प्रकार वर्णन किया है। तो जो 17वीं शताब्दी में जब भारत आए फ्रांसवा बर्नियर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो लगभग 15% जो आबादी थी वो नगरों में ही रहा करती थी। और ये जो अनुपात था ये उस समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा अधिक लोग यहाँ पर रहते थे नगरों में। नगर काफ़ी ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र हुआ करते थे। फिर भी बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था, जिससे उनका आशय उन नगरों से है जो अस्तित्व के लिए राज्य के शिविर पर निर्भर थे। और जो बर्नियर था उनका विश्वास ये था कि जो नगर है वो राज दरबार के आगमन के साथ, यानी कि जैसे वो आए तो राज दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आए और चले जाने के बाद वो तेजी से विलुप्त होते गए। वास्तव में उस समय सभी प्रकार के नगर पाए जाते थे, जैसे कि उत्पादन केंद्र था, ठीक है, और व्यापारिक नगर, ठीक है, और बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र और तीर्थ स्थान आदि। समृद्ध व्यापारिक समुदाय और व्यावसायिक वर्ग इसके अस्तित्व के सूचक रहे हैं। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा जो सती प्रथा के बारे में बताया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा भारतीय सती प्रथा की आलोचना क्यों की गई, या फिर बर्नियर ने भारत की सती प्रथा के लिए क्या वर्णन किया है, उसके बारे में क्या बताया है। तो आपको आंसर में लिखना है। तो सती प्रथा के बारे में जो बर्नियर था उसने बताया कि सती प्रथा बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही जो भारतीय समुदाय है उसकी एक ऐसी प्रचलित प्रथा है, धार्मिक प्रथा है, जिसमें क्या था, उन्होंने बताया कि एक क्रूर प्रथा है, ये बेकार प्रथा है, जिसमें पुरुष की मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी होती थी उसके यानी उसके पति के अंतिम संस्कार के दौरान पत्नी को अग्नि में भेंट चढ़ा दिया जाता था। और बर्नियर ने इस सती प्रथा का काफ़ी ज़्यादा आलोचना किएगी और इसका विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है अपने किताब में कि हालांकि कुछ महिलाएं जो है प्रसन्नता से अपनी मृत्यु को गले लगा लेती थी, लेकिन अन्य महिलाओं को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। और जो विधवा स्त्री होती थी वो अपनी इच्छा से सती नहीं होती थी, बल्कि उन्हें जो है सती होने के लिए विवश किया जाता था, बाध्य किया जाता था। बाल विधवा के प्रति लोगों के मन में बिल्कुल भी सहानुभूति नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। सती होने वाली जो स्त्री होती थी वो चीखें पुकारती रहती थी, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पिघलता था। और ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रथा थी, ये ब्राह्मणों के घर में ज़्यादातर देखी जाती थी और ब्राह्मण लोगों की जो महिलाएं होती थी वो इसमें भाग लेती थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।